Hello everyone, well this is me, your host MC Krishna, and I welcome you all on the very special show which is Winning Over Epilepsy program. And we are having this very special guest over here. It is none other than Dr. Jayanti Mani. Yes, she is a senior consultant in neurology at Mumbai. Also, she is a joint secretary of SAMAN, which is a Mumbai chapter in Indian Epilepsy Association. I welcome you, ma'am. Hi Krishna, good morning. I'm very happy to be part of this program, which is about spreading awareness about this condition, medical problem, which is a very common problem, but very less spoken about. So we should chat about it today because it is International Epilepsy Day on February 8th. So it's the right occasion to talk about it. I mean, this is the first time I got to know that it is the biggest day where we are discussing this very important topic. Yes, absolutely. So, okay, epilepsy. सबसे पहले मैम मैं चाहूँगी कि you would need to explain because शायद मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ and you're the bestest person who can describe this epilepsy term in a bestest way. So मैं चाहूँगी कि epilepsy क्या है ये हम पहले viewers को बताएं and then we will talk about seizures also. Right. तो एपिलेप्सी ये जो प्रॉब्लम है जिसे हम मिर्गी या जानते हैं, मिर्गी के कॉमन लैंग्वेज में मिर्गी जिसे बोलते हैं, ये बहुत फेमिलियर प्रॉब्लम है काफ़ी सदियों से. इवन इंडियन ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट जैसे चरक संहिता में भी इसकी दोहराई गई है ये प्रॉब्लम के बारे में, जिसे अपस्मार करके पहचाना जाता है. सो इट्स अ वेरी वेल नोन एंड एंशिएंट प्रॉब्लम. ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें क्या होता है कि पर्सन को बीच बीच में ऐसे दौरे पड़ते हैं, जिसे हम मराठी में आकड़ी कहते हैं, हिंदी में दौरे कहते हैं. फ्यू सेकंड्स के लिए या अबाउट अ मिनट तक पर्सन अपना संतुलन खो जाता है, कभी गिर जाता है. जो फ्यू सेकंड्स के लिए या एक मिनट तक ये जो हादसा होती है उसको हम फिट कहते हैं या सीजर कहते हैं. और जब ये सीजर बार बार होने लगता है तो इसे हम एपिलेप्सी करके या मिर्गी की प्रॉब्लम से जानते हैं. Ma'am, I wanted you to tell us more about that. Why does this seizure happen? सो ये सीजर या दौरा ये ब्रेन से होता है. तो ये ब्रेन की बीमारी है. जो मिर्गी की बीमारी है ये ब्रेन की बीमारी है. तो नॉर्मली हमारी ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है. जब से आप बॉर्न होते हो, जन्म आपका होता है, जब तक आपकी you're no more, तब तक ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी चलती है. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक संतुलित यानी एक कंट्रोल्ड फैशन में चलता रहता है. जब ये फ्यू सेकंड्स के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट कहलाया इसको, राइट, वो एक मिनट के लिए आउट ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसको मिर्गी की लक्षण हो जाते हैं. फिर दौरा पड़ता है पर्सन को. तो ये फ्यू मिनट्स के लिए वो पर्सन की बिहेवियर कुछ अलग हो जाती है और कुछ उसकी एहसास भी उसके लिए कुछ अलग होता है उस समय के लिए. कभी कभी ही इज नॉट फुल्ली कॉन्शियस, उसका संतुलन खो जाता है उस समय के लिए. ऑल्सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि हम ये जो सीजर्स हैं इन्हें रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कॉमन लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है. राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. तो क्या है कि सबसे कॉमन या मोस्ट ड्रामेटिक टाइप की जो दौरा है वो किसी ने भी देखा होगा कि सडनली आदमी गिर जाता है, आंखें घुमा लेता है, कड़क हो जाता है, जर्किंग होती है, मुंह से झाग आती है, कभी कभी जबान कट जाती है, कोई लोगों में पेशाब या पैखाना भी हो जाता है. ये बहुत ही ड्रामेटिक टाइप की एक फिट है जिसमें होल ब्रेन में करंट स्प्रेड हो गई है. और इसको हम ग्रैंड माल सीजर करके जानते हैं. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि और भी बहुत टाइप के माइनर सीजर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन ये करंट्स स्प्रेड हो रहे हैं. राइट, स्मॉल एरिया में अगर हो तो सिर्फ हाथ की जर्किंग हुई या फेस की जर्किंग हुई. आई थिंक बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही पता है कि एक या दो तरीके के सीजर्स होते हैं. बट आई थिंक आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस लिटिल मोर कि कितने टाइप के सीजर्स होते हैं. हाँ, तो एक्चुअली इसको हम नंबर्स में गिनना मुश्किल है
क्योंकि ना ब्रेन की इतनी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है कि जहाँ से वो करंट आ रहा है हर एक पर्सन में थोड़ा यूनिक रह सकता है। तो आई वांटेड टू से वन मेजर टाइप वाज जो मैंने आपको समझाया, जिसमें वो एकदम जर्किंग होती है। छोटे बच्चों में कभी कभार सिर्फ ऐसे आँख की झपकियाँ लेते हैं और फ्यू सेकेंड्स के लिए लॉस्ट हो जाते हैं, एंड देन दे कैन कम बैक। इसको हम कॉमन टर्म्स में पेटी माल या माइनर सीजर्स कहते हैं। एंड थर्ड अदर टाइप है जिसमें सिर्फ कंफ्यूज हो जाता है, द पर्सन गेट्स कंफ्यूज, आप कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा या आधा ही समझ में आ रहा है, कुछ ऑटोमेटिक बिहेवियर्स कर रहा है, जैसे कपड़े को खींचा है, मुंह चबाया है, लेकिन बाद में पूछोगे उसको उस 2 मिनट के बाद तो उसको उसका एहसास ही नहीं है कि मैंने ऐसे किया था। तो आप रियलाइज नहीं होगा, तो आपको लगता है ये क्या अजीब कर रहा है, एंड यू कीप टॉकिंग टू हिम, आपको लग रहा है वो सुन रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको उसकी होश नहीं है उस समय में। सो यू आर वेरी राइट कि कभी कभार इसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होगा, लेकिन एक ही पर्सन में अगर उसी टाइप की बिहेवियर बार बार होती हो, फ्यू मिनट्स 1 मिनट, वही सिमिलर पैटर्न आप देखते रहोगे, तो यू शुड सस्पेक्ट कि ये फिट हो सकता है। Would you suggest कि ऐसे टाइम पर क्या एक बार या 2 बार होने पर ही हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट से, या क्या? एब्सोल्युटली, वेरी वेरी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपने कुछ अजीब देखा, राइट? तो हमें उसके लिए क्या करना है? तो इट्स ऑलवेज बेटर कि स्पेशली वो बड़ा वाला जो दौरा आया, इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज जब ये पहली बार होती है तो ब्रेन में और कोई हादसा ना हुआ हो, स्पेशली इन ओल्डर पीपल, कुछ ब्लीडिंग हुआ हो, कुछ स्ट्रोक हो, बॉडी में सोडियम कम हो, या बच्चों में हाई फीवर हो, उसमें ये दौरा आ सकता है। It may be something minor or it could be leading to something major. So we don't know the first time. So first time you should always consult a doctor, and then they will explain to you कि ये next time होए तो ही दवाई देना है या first time से ही दवाई देने की ज़रूरत हो। लेकिन one important point कि किसी को लाइफ में एक बार फिट हुई उसको हम मिर्गी की बीमारी लग गई है ऐसे नहीं कहते, उसको सिर्फ एक दौरा आके गया है। अगर वो दौरा बार बार आए तो फिर हमें ये इसको मिर्गी की ही बीमारी कहना पड़ेगा, और उसके लिए लंबे समय की दवाइयाँ सब लग सकेगी। तो उसकी अप्रोच डॉक्टर्स की भी थोड़ी अलग होगी। फर्स्ट फिट है, एक ही बार है, काफ़ी बार डॉक्टर कह देंगे बच्चे में मोस्ट लाइकली कि एक ही बार हुआ है, शायद इसके लिए अभी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बट दैट डिसीजन द डॉक्टर शुड टेक. Okay. You should not be taken by the person who doesn't know about the problem. Absolutely, absolutely. Yeah. Ma'am, as far as you know, I think you could explain it better. क्या ये चीज़ें, ये जो एपिलेप्सी या सीजर्स जो होते हैं नॉर्मली, ये क्या पेरेंटिंग की वजह से भी होते हैं, कि किस तरीके की पेरेंटिंग बच्चों को दी जा रही है या उनके अपब्रिंगिंग की वजह से, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मिर्गी की प्रॉब्लम अपब्रिंगिंग की वजह से बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन मिर्गी की जो अपनी नज़रिया है, ये प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी गलत फहमी में फंसी हुई है, सदियों से फंसी हुई है। क्योंकि इसकी गलत फहमी इस तरह से कि कोई भूत अंदर घुस गया है, क्योंकि वो बिहेवियर देखकर लोग नेचुरली डर जाते हैं। तो ये एहसास उन्हें नहीं होता है कि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं। तो काफ़ी लोग अपने ग्रैंड मदर की एडवाइस से सिर्फ चप्पल कंधा सुंगा के उसको छिपा के रखते हैं प्रॉब्लम को। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दे आर स्कैर्ड, दे फील कि कुछ हमारी फैमिली में कुछ गिल्ट कॉम्प्लेक्स बहुत है कि हमने कुछ गलत किया, सो दिस इज लाइक अ कर्स फ्रॉम द गॉड। ये सब विदाउट बीइंग सेड, बट ये बहुत सारी इम्प्रेशंस हैं, तो लोग इसको छिपा के रखते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है बच्चों में बहुत असर करता है, बिकॉज काफ़ी लोगों में, स्पेशली बच्चों में, जैसे बड़े हो जाते हैं तो फिट्स अपने आप, काफ़ी टाइप्स की एपिलेप्सी ऐसी हैं जो एज द चाइल्ड ग्रोज अप वो मिट भी जाता है। लेकिन इसकी जो कॉन्फिडेंस नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसके लिए बहुत ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं जाओ, बाहर मत खेलने जाना, पिकनिक में मत जाना, स्पोर्ट्स नहीं खेलना, आपको चोट लगेगा। तो ऐसे टाइप की रिस्ट्रिक्शन कर करके द चाइल्ड बिकम्स सो इनहिबिटेड,
सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी कम होती है that even if the epilepsy goes away, they are not, happy members of the society. Right. Which is a very sad state because modern medicine has come so far now कि ये सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है. ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, ये कोई कर्स नहीं है, राइट? तो इसमें हमें ऑल दीज तांत्रिक्स के पास जाकर जो अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट करते हैं, इससे वो क्लियर नहीं होता एंड देयर इज नो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट बीइंग गिवन. तो रीच आउट टू द डॉक्टर, गो टू योर पीडियाट्रिशियन इफ यू आर अ चाइल्ड. अगर वो अडल्ट हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या एटलीस्ट फिर एपिलेप्सी के स्पेशलिस्ट भी आजकल हैं, दे आर अवेलेबल. तो रीच आउट टू द राइट डॉक्टर एंड टेक देयर एडवाइस. ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने पूछा. एटीट्यूड से प्रॉब्लम बनती नहीं है, लेकिन इसकी जो हैंडलिंग की जा रही है वो बहुत ही गलत है. इनफैक्ट दैट इज द रीजन वी आर सिटिंग हियर टुडे, टू कन्वे दिस मैसेज दैट दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ कर्स, इट इज एक्चुअली अ ब्रेन प्रॉब्लम फॉर विच देयर इज वेरी गुड ट्रीटमेंट. Okay. Yeah. Well, this won't be a communicable disease, right? Absolutely not. Okay. Again, a very, very important question. If I sit next to someone who has epilepsy, or I share their glass of water, or they share food with them, बिल्कुल नहीं होता. Because there are a lot of diseases when people start discriminating others. Absolutely So right. So the child or your friend, when they have epilepsy, it is nothing to be scared of. You don't need to be scared of them. Exactly. They need your help. They need your support. They are like you, right? Instead of giving them support, we get scared and run away from them. Imagine how one would feel that first of all, मैं गिरी थी, मुझे कुछ हुआ, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ, लेकिन सडनली लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं जैसे मैं कोई आउटर स्पेस से कोई आई हूँ, और फिर मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं. तो फिर मुझे कैसे लगेगा? Imagine, it's like smiley nature, your acceptance would more heal them. Absolutely, they need your support, and they need right treatment. And many times this is not happening because of wrong information. Exactly. Because people are scared, they don't know that treatment is available. So that is so important, and really the message, if we can send out this message कि आपने किसी को दौरे आते हुए देखा तो डर कर ना भागिएगा, रुकिए वहाँ उनके दौरे होने तक. So that brings me to seizure आया, Right. तो क्या करना चाहिए? That's another important thing we should discuss. Right. Yeah. Right. So, but ma'am, before this question, I would raise this also, that कई बार, I mean, the totality of this conversation is like, just correct me if I am wrong. It happens because of brain abnormal activities. Is that you were? That's what I said. Yeah. So इसके बाद जो मेरा next question है, मैं specially ये question raise करना चाहूँगी कि common people में जो एक rumor है इस चीज़ का, that we heard about lot of home remedies. So what do you want to say on it? I mean, does these home remedies helpful for? You'll have to be specific about this, because home remedies range a lot. Okay, so most of them don't harm, but people have their own concepts. But the one most important thing, because specifically I want to specify this thing, that in home remedies मेरा मतलब है कि onion, metal, etc. हाँ, those kind of things. Yeah, those kind of things. So again, they don't harm, but they don't help. Okay. Some things like कांदा सुंघाने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना चाबी देने से, ना चप्पल सुंघाने से, but these are the things people do, right? अभी इसमें नुकसान है, लेकिन just imagine आप पड़े गिरे हो और कोई आप उठ रहे हो और किसी ने आपके नाक में चप्पल डाला हुआ है. Absolutely. What is the experience the person is going to have, right? So these are not the right things to do. They don't help, and you're running helter-skelter looking for that onion. Actually आपको क्या करना है, मैं समझाऊं कि बड़ा दौरा आएगा तो मेनली यही है कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो 90% ऑफ द टाइम ये फिट अपने आप 1 मिनट 1.5 मिनट में बंद हो जाता है. तो इट इज़ ट्रू कि पहली बार जब आप देखते हो यू फील क्वाइट अलार्म्ड, ये क्या हो रहा है, राइट? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड थिंग, पैनिक ना करें. Okay. Just stay calm. चिल्लाए नहीं. Don't make a big ruckus out of it. Just stay calm. Put the person on the floor or on the ground, या बेड हो या जो भी हो, फ्लैट सरफेस पे साइड पे सुला दीजिए. Okay. अगर झाग वाग कुछ निकल रहा है
तो निकलने दें, राइट। थोड़ा सा शेकिंग होता होगा, फोर्सफुली दबाइएगा नहीं, बिकॉज किसी किसी को इतने वायलेंट रहते हैं कि कई टाइम्स वेरी रेयरली फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो ये आप फोर्सफुली ना दबाएं, बस मेक श्योर कि उसको चोट ना लगे। कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स पास में हो तो उसको निकाल दीजिए, चश्मा है तो उसको निकाल दीजिए, अगर टाई है बच्चों का, इट इज़ वेरी टाइट, लूजन द क्लोथ्स, साइड पे सुलाना है एंड वॉच द टाइम, राइट। मुंह से कुछ भी ना दें, शक्कर देना, पानी देना, मुंह में पानी छिड़कना, दिस कैन बी डेंजरस, बिकॉज ये मुंह में आप पानी सब डालोगे और पूरा होश नहीं है तो उसने कभी ऐसा लंबा सांस होता है उसमें तो वो छाती में चला जाता है, सो इट कैन बी रिस्की। तो इसलिए आप मुंह से कुछ ना दें, राइट। और उंगली अपना नहीं डालें, क्योंकि जबान कट रहा है उसका करके कोई लोग उंगली डाल देते हैं, लेकिन अपना उंगली कटेगा, इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू हील। अपना जबान जो है ब्लीडिंग भी हुई तो वो हील हो जाती है, राइट। सो मुंह में अगर वेरी अर्ली आपने नोटिस किया और आपका एक्सपीरियंस है तो यू कैन टेक अ सॉफ्ट क्लॉथ एंड जस्ट कीप इट बिटवीन द टीथ। बट आप पहली बार देख रहे हो, इट मे नॉट बी समथिंग यू विल बी अवेयर ऑफ, राइट। तो जस्ट डोंट डू एनीथिंग, साइड पे सुला देना, चोट ना लगे, टाइम देखना है। किसी किसी के आजकल हम प्रिस्क्राइब करते हैं एक इमरजेंसी स्प्रे, नेजल स्प्रे, बच्चों में खास करके हम बताते हैं वो रखने, एंड वी ऑल्सो टेल पीपल हु हैव सीजर्स टू कीप इट। तो अगर उनके बैग में ऐसा कुछ मिला जिसमें लिखा हुआ है नेजल स्प्रे, तो आप नाक में उसको लगा सकते हो। 4 puffs and 4 puffs ऐसे कहते हैं। So instead of putting chappal and kanda, you can do that. But most important, not to panic, and once they get up, be with them. पूरे होश होने के बाद ही कुछ मुंह से दें और उसको समझाएं कि कुछ नहीं, दे गेट अप सरप्राइज। किसी किसी को इमीडिएटली होश आ जाती है, किसी को थोड़ा समय लगता है, तो वेट टिल दे आर फुली अवेक एंड देन रीअश्योर देम, राइट, कि ये हुआ था, कुछ नहीं, आप ठीक हो, एंड देन वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू। नंबर है तो फोन करके उसके फैमिली मेंबर्स को बुला दीजिए। I'm so grateful to you, ma'am, that we are having so thoughtful conversation on this special day. Yes, really, I'm happy to, spread the right message too. Yes. Ma'am, also, does this disorder would be treatable? Absolutely, Krishna. This is very, very much treatable. And the good news is that there are so many new medicines now. So 70% of the problem can be controlled with medicines, right? If you take the right medicine and continue to take it correctly, it is very much controllable. The important thing is that the medicine has to be very regular. It has to be taken every day without fail. And many times the treatment period can be long. It can be 2 years, it can be 5 years, it can be even longer. And sometimes the doctor is also not able to tell you in the beginning कि ये 1 साल के लिए होगा, ये 2 होगा या लंबा होगा, बिकॉज एक जर्नी है जो डॉक्टर भी आपके साथ चलते हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, ये अपने सर्दी खांसी के लिए जैसे जाते हो और दवाई लिया और मामला ख़त्म, ऐसा नहीं है। इसमें आपको डॉक्टर के साथ एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। सो दे विल वॉक यू थ्रू योर टाइम, एंड देन व्हेन दे हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम, they will be able to, over a period of time, they will be able to tell you ये कितने समय के लिए है। तो ये पर्सनलाइज्ड है। तो मेरे नेबर को एपिलेप्सी था, उसने तो 6 महीने के लिए ही लिया, लेकिन मुझे बोल रहे 6 साल के लिए लो, ये क्वेश्चन हम पूछ नहीं सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। बट द गुड न्यूज आई वांट टू से, वेरी मेनी सेफ मेडिसिन। पहले ना हमें हिचकिचाते थे लंबे समय दवाई लेने से, अरे मेरे दिमाग को डल करेगा, पढ़ाई में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे स्लीपी लग रहा है, मैं क्यों लूँ, मैं नहीं लूँगा, अरे मैं लूँगी और मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं नहीं लूँगी, राइट। नाउ बिफोर यू आस्क द क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर गुड मेडिसिन्स नाउ which don't even make you that sleepy. They are very safe in pregnancy. So all these conditions can be taken care of. Yeah, it is just about being engaged with your doctor. आपके डॉक्टर के साथ आपको टच में रहना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना हर एक के लिए कौन सी दवाई सूट होने वाली है ये डॉक्टर भी ओवरऑल आइडिया रहता है, और फिर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली, बिकॉज साइड इफेक्ट्स की कंसर्न्स ये सब है,
एलोपैथी में क्या है, हम अप फ्रंट बताते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट का मतलब नहीं है कि हर आदमी को वो साइड इफेक्ट होगा. एग्जैक्टली राइट. सो आपको हो रहा है कि नहीं, वो जजमेंट करने के लिए भी डॉक्टर के पास टेक्निक्स हैं मॉनिटर करने की. So that is why it is important that you be in touch with the doctor, let him do the monitoring, so that आपको personalize करके आपको treatment देंगे. Okay, so ma'am, moving on with this next question, which is I think very very important, as I felt like, which is what are the causes for epilepsy? Right. Very very good question again. Brain की problem है ये, जैसे मैंने कहा, right? So 50-60% of the time ये ब्रेन में कोई भी किस्म की नुक्स हो गई हो, उससे होता है. So the causes are very varied. So बच्चों में लोगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी के टाइम बच्चे को ब्रेन में ऑक्सीजन या ग्लूकोज टाइम पे नहीं गया, उससे नुक्स होता है, उससे आगे चलकर उसको एपिलेप्सी हो सकती है. रोड एक्सीडेंट हो गया, सर पे मार लग गई, तो उससे एपिलेप्सी हो सकती है. किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, उससे फिट्स आ सकते हैं. स्ट्रोक हो गया ब्रेन में तो हो सकता है. ब्रेन में टीबी हो गया तो हो सकता है. तो कोई भी ऐसे वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से होती है. दिस इज अ बिग चंक. एंड देन देयर इज अनदर ग्रुप वेयर कोई नुक्स नहीं है, लेकिन एक जेनेटिक टेंडेंसी है. और जब मैं जेनेटिक टेंडेंसी कहती हूँ, इसका ये सिंपल वर्जन नहीं है कि माँ बाप को है तो बच्चे को हुआ, तो बच्चे को हुआ तो उनके बच्चे को होंगे. ऐसे सिंपलिस्टिक नहीं है. जैसे आप डायबिटीज लोगे, सबको डायबिटीज नहीं होती है फैमिली में, राइट? सो इट इज देयर इज अ जेनेटिक टेंडेंसी टू हैव फिट्स. सो इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं. तो ऐसे लोगों में, काफी लोगों में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फिट्स हैं, बट दे आर अदरवाइज लाइक यू एंड मी, वॉकिंग अराउंड डूइंग एवरीथिंग. सम ऑफ देम आर एग्जीक्यूटिव्स इन कंपनीज, right? So there is a wide variety of causes and the doctor has to identify that. Sometimes we are not able to identify the cause also. ये भी होता है. 30-40% of the time clear वजह नहीं मिलती है, ये भी होती है. लेकिन ये दवाई देने के लिए काफ़ी समय तक you may not need to know the exact problem in the early phase. Exactly. So you can start with the medicine and walk the journey with the patient and keep finding out the cause. Absolutely. The other thing is, मैंने कहा 70% लोगों में ये दवाई से कंट्रोल में आती है. तो then you will say वो 30% लोगों का क्या? Right? तो 30% लोग हाँ ज़रूर ऐसे हैं जिसके दवाई के बावजूद कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी अभी ट्रीटमेंट्स हैं. तो ब्रेन सर्जरीज होती है उनके लिए. ब्रेन के लिए पेसमेकर्स लगाए जाते हैं. और ब्रेन की सर्जरी इज़ नॉट डन फॉर एवरीवन, लेकिन आप करेक्ट तरह से चुनकर आप ब्रेन की सर्जरी करोगे तो ये प्रॉब्लम मिट भी सकता है. इट कैन बी क्योर्ड इन समबडी हु इज हैविंग फिट्स ओवर एंड ओवर, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आया. स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, जिस एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट, जैसे मैं वैसी टाइप की काम करती हूँ, कि वो नुक्स कहाँ है ब्रेन में, उसको ढूंढो और उसको आप ऑपरेट करके निकालो. So I think viewers should not get panicked. Yeah, that is the message कि दवाई से भी नहीं हुई तो seek out the next level of specialist and find the treatment. Yeah. And causes can be many, which the doctor will find out for you. Exactly. Yeah. Also, I think there wouldn't need to ask this question, but then too I need to ask, epilepsy से मौत हो जाना, ये I think it's just a rumor. No, I wouldn't say that. There is a very, very small percentage of people who, when they have uncontrolled fits, मतलब fits control में नहीं है, बार बार हो रहे हैं, तो ऐसी situation में people have been found, you know, that they are just found dead. Okay. ये होता है. Okay. And that is an uncontrolled epilepsy. It never happens to people who are having occasional seizures. So I think it is the end stage of epilepsy. Yeah, you can say end stage, or you know, people have neglected and continuing to have fits. Then they are just, so this is a problem which is being now researched more and more कि ये क्यों होता है, but it does happen. Okay. Very small percentage, less than 0.1% of the overall population who have fits. Okay. Yes. Also, ma'am, this is my personal question, that would this disorder be an hindrance in a happy life or maybe a successful life?
absolutely most important question. I think it's the most important question for everybody. Now, after I have said what I have said, right, I think you should be fairly convinced that this is very much possible to lead normal lives. It is only about our attitude. Yeah, and that attitude comes from right knowledge. Exactly. Reaching out for the right doctor, taking the advice, taking the medicines on time, and being on regular follow-ups with the doctor. Right. Many children can attend regular school. People come to me, they are married, they have kids, and they have all achieved. I told you there are some people who are executives in big companies, and we have examples out there in society. I don't know if you'll have heard, we all know about the cricketer Jonty Rhodes. Yeah. Did you know he had epilepsy? Yes. Yeah, and he's now an ambassador for epilepsy. You know what he says? In fact, he came on an interview, and the thing he told everyone is that because his family, because his friends and his teachers never asked him to not do something unless it was very dangerous, they never discouraged him. He says, that is what gave me the confidence, and that is how I'm sitting here today. You know Abhinav Bindra? Yes. He's an Olympic shooter. Yeah. He has declared that he had epilepsy. Okay. Yeah, and we have some very famous actresses also who have active epilepsy and who are, still acting. Wow. Yeah, so she had come on one of our shows and mentioned that she has epilepsy. So there are many people who live not normal lives but celebrity lives, sportsmen, working in the two examples of sportsmen which needs like what level of discipline and commitment, still they were able to achieve. And I see so many achievers in my outpatient clinic when I sit, people who are doing so well despite their problem. It's just because we have the right attitude and of course taking the right treatment. You can get married, you can have kids. Okay, you cannot become an airline pilot. वो आप नहीं बन सकते हो. Right. That is definitely not something you can do. You cannot become a astronaut, maybe. Absolutely. So some things maybe you can't. So that is a fact. But there are so many other things that you can do. Yeah, you can do. Yeah. And I think we should focus on the positive sides always. No, and as a society also, we need to help such people and encourage them rather than push them to a corner. Exactly. So I'm glad you had me on this show to talk about it. Yeah, thank you so much for coming on to this show. And also viewers से मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप पैनिक ना हो. अगर आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है तो आप अपने नियरेस्ट सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें. So this is what all I need to say. और इसी के साथ मैम एक और बहुत important question था which is related to you. Because you are a part of Samman. So I want you to elaborate this part also. Yeah, thanks for asking. Because you have contributed a lot. No, I must tell you about this organization. It has been set up almost now more than 50 years ago by my teachers who were all epilepsy doctors. But they noticed that we all need to give back to society because of the negative attitudes about it. In fact, this was an organization that started in Bombay, and I am just one of the participants. But our motto is to be inclusive of people who have epilepsy. We give medicines as doctors, but we also need to take care of their other side, that as you said, how can they lead happy lives, right? So spreading awareness is one of our biggest missions. So right now we are doing a teacher awareness program in a Bombay Municipal Corporation for all the school teachers, because we feel if teachers have the right attitude, they'll convey that to our children and to the next generation. So that's one. Then we go out and we do rural camps. We provide for people. You'll be surprised कि आप Bombay या कोई city से just 300 kilometers बाहर जाओ तो access to medicines is sometimes a problem. So we go and we do that. And we also run a counseling group. Okay. So we have www.epilepsymumbai.org. That is our website. So if you go there and people can reach out, and there are numbers available there. Yeah. There is a counseling group which is now running online as well through WhatsApp, and they have weekly programs. So this is for creating a fraternity, a brotherhood ki feeling with among people who have the problem. So that has taken off very well during the lockdown. So we want people to reach out. We are available for them. That is the message I want to give.
that it's one thing is to spread awareness and one thing to reach out, and we will definitely help anybody who wants more information. Thank Yeah. you so much, ma'am, for Yeah. coming on my show, which is Winning Over Epilepsy. Thank you Yes, so we much. we all have a role to play, Krishna. Not only the doctors, but everybody in society has to help people to win over epilepsy. Right. So let's close Thank on you that. so much. Okay, thank you.